Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Today we will start our class on the working animation of pilot operated pressure relief valve, direct acting pressure relief valve and sequence valve. बेसिकली हम लोग जो पिछला जो क्लासेस में जो भी हम लोग स्टडी किए थे वो हम लोग का थ्योरी क्लास था, उसमें हम लोग देखे थे कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से वो वाल्व काम करता है। सीक्वेंस वाल्व में हम लोग स्टडी किए थे कि अगर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस रहता है तो वेरियस ऑपरेशंस के लिए हम लोग वेरियस एक्चुएटर यूज करते हैं, बट व्हेन कौन सा टाइम पे कौन सा एक्चुएटर वर्कआउट करेगा, कौन सा ऑपरेशन के ऊपर वर्क होगा, वो करने के लिए हम लोग सीक्वेंस वाल्व का यूज करते हैं। तो वही चीज तीनों वाल्व के ऊपर, तीनों प्रेशर रिलीफ वाल्व के ऊपर, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के ऊपर आज हम लोग वर्किंग एनिमेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास and please concentrate the class. Okay, we'll describe about the pressure relief valve, direct acting and pilot operated pressure relief valve. Okay, so पिछला जो इतना मेरा क्लासेस था उस क्लासेस में हम लोग क्या स्टडी किए थे कि प्रेशर रिलीफ वाल्व को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एक था मेरा डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व और एक था मेरा पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व। उसके बाद हम लोग सीक्वेंस वाल्व में स्टडी किए थे कि सीक्वेंस वाल्व में मेरा किस तरीके से काम होता है। हम लोग नॉन रिटर्न चेक वाल्व हम लोग स्टडी किए थे, नॉन रिटर्न चेक वाल्व मेरा किस तरीके से काम होता है। तो ये जो जितना सारा वाल्व्स है, स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट में ये सारा वर्क्स का एक एनिमेशन वीडियो मैं तुम लोग के सामने दिखाऊंगा आज का वीडियो लेक्चर में, और तुम लोग समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से ये वर्किंग प्रोसीड्यूर कंटीन्यूअस बेसिस में होता है। और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो वो जूम क्लास में मुझे सवाल पूछ लेना कि क्या सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना कि जिस तरीके से मैं कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिखाया था और जिस तरीके से मैं वर्किंग प्रिंसिपल समझाया था मेरा पुराना जितना लेक्चर है, यहाँ पे ठीक उसी तरीके से काम हो रहा है कि नहीं और उसी वर्किंग प्रिंसिपल में मेरा काम हो रहा है कि नहीं, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जहां भी तुम वर्किंग एनिमेशन का वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली ये तुम लोगों का अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम वो भी समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will study the direct acting pressure relief valve or how it will work. Okay, direct acting pressure relief valve or how it will work. The pressure relief valve is one of the most important types of safety valves. Look, here it's a one type of tank मान के चलो, one type of conveyor belt is attached. यहाँ पे मेरा सम कैन्स, राइट, कैन्स और बैरल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, बैरल्स मेरा वन बाय वन आगे आ रहा है। इट्स एक कन्वेयर बेल्ट यहाँ पे लगा हुआ है, दो पुली लगा हुआ है, राइट। यहाँ से मेरा फ्लूइड टैंक में जा रहा है, टैंक से जाके वो हाइड्रोलिक पंप में जा रहा है, हाइड्रोलिक पंप से वो फ्लूइड फिर यहाँ पे आ जाना चाहिए, राइट। हाइड्रोलिक पंप से वो फ्लूइड पावर गेन करके यहाँ पे आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मेरा प्रेशर बढ़ जाता है तब हम लोग यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व हम लोग यूज करते हैं। तो कैसा यूज करते हैं वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। Sets a limit on the rise of pressure within a hydraulic line. In normal operations, the valve is closed and no fluid passes through. But if the pressure in the line exceeds the limit, as it is normally closed valve, right, मतलब प्रेशर रिलीफ वाल्व के अंदर हमेशा फ्लूइड एंट्री नहीं करेगा। प्रेशर रिलीफ वाल्व हमेशा नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व होता है, हमेशा ये क्लोज्ड ही रहता है। बट हाइड्रोलिक पंप से, स्क्रीन पे ध्यान देना, हाइड्रोलिक पंप से जब मेरा फ्लूइड ये पाइपलाइन के थ्रू से इधर आने का कोशिश करता है तो उस टाइम अगर ये पाइपलाइन का प्रेशर अगर मेरा एक्चुअल रिक्वायर्ड प्रेशर से मेरा अगर ज्यादा हो जाता है उस टाइम ये प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपन हो जाता है। बट वो अगर वो लिमिटेड और प्रीसेट प्रेशर के नीचे रहता है, ये लाइन का जो प्रेशर है, तब मेरा ये फ्लूइड का ये प्रेशर रिलीफ वाल्व मेरा नॉर्मली क्लोज रहेगा और प्रेशर रिलीफ वाल्व में कोई वर्क नहीं रहेगा। लेकिन प्रीसेट प्रेशर से जब भी वो लाइन का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तब भी ये प्रेशर रिलीफ वाल्व मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, the valve opens to relieve the pressure.
This protects expensive machinery such as motors, pumps, and actuators from becoming damaged from high pressure. This is my actuator. Power relief Okay, this is my pressure actuator. can continue to grow until another component fails and pressure is released. यहाँ पे क्या दिखाया, देखो ध्यान देना, मान लो अभी जो डायग्राम तुम लोग का स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो वहां पे प्रेशर रिलीफ वाल्व नहीं है, राइट? तो कंटिन्यूअस यहाँ पे ये मेरा एक्चुएटर पार्ट है, जो एक्चुएटर क्या कर रहा है, यहाँ पे पुली को रोटेट कर रहा है, और ये पुली से मेरा दूसरा वाला जो पुली है वो मेरा रोटेट कर रहा है, और दोनों पुली एक कन्वेयर, एक बेल्ट के द्वारा लगाया गया है, ठीक है? तो मेरा बेल्ट पुली रोटेट करेगा तो बेल्ट भी रोटेट करेगा, तो ये पुली भी रोटेट करेगा, तो यहाँ पे जो कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर चेन है या कन्वेयर बेड जो है वो मेरा रोटेट करेगा, तो यहाँ पे जो बैरल्स है वो बैरल्स वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो फॉरवर्ड आगे जाएगा, बट यहाँ पे कोई प्रेशर रिलीफ वाल्व नहीं है। तो सडनली अगर हाइड्रोलिक पंप से फ्लूइड का प्रेशर, लाइन ये जो पाइपलाइन का प्रेशर अगर मेरा प्रीसेट प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व नहीं है, तो वहां पे वो कोई, यहाँ पे कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो मेरा कोई डायरेक्शन दिखाने वाला कोई वाल्व नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम प्रेशर लेके वो एक्चुएटर में आएगा। अगर वो मैक्सिमम प्रेशर लेके एक्चुएटर आता है, जो मेरा पाइपलाइन का प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर पाइपलाइन पे रहेगा और वो एक्चुएटर में अगर आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो ये एक्चुएटर ब्लास्ट करेगा और जो फ्लूइड है वो फ्लूइड निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज करते हैं, और प्रेशर भी देखेंगे प्रेशर रिलीफ वाल्व के अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। लुक देयर, प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो अंदर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके का होता है, जहां पे ये मेरा एक बाईपास है, राइट? ये मेरा एक बाईपास है, देखो यहाँ से जो बाईपास होके फ्लूइड फिर से वो टैंक में आता है, टैंक से फिर से पंप में आता है, और पंप से वो फ्लूइड फिर से प्रेशर गेन करके पाइपलाइन के द्वारा फिर जाके एक्चुएटर पे आता है, राइट? ये चीज होता है। और यहाँ पे देखो एक सीट पॉपेट यूज किया है, हम लोग पॉपेट यूज कर सकते हैं या बॉल यूज कर सकते हैं, तो पॉपेट या बॉल यूज कर किया है, वो पॉपेट या बॉल एक स्प्रिंग के द्वारा बायस्ड है, मतलब ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो सकता है, तो स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड होगा तो पॉपेट उठेगा, या तो पॉपेट अगर ऊपर की तरफ उठेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, पर पॉपेट अगर नीचे की तरफ नीचे की तरफ जाएगा तो स्प्रिंग मेरा इंक्रीज होगा, राइट? तो अब देखते हैं क्या किस ढंग से किस तरीके से काम करता है। The spring force holding the valve closed is opposed by the system hydraulic pressure. फ्लूइड अंदर पे एंट्री किया, यहाँ पे पॉपेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, ये फ्लूइड पाइप के अंदर कब हमेशा एंट्री करके इस कंडीशन में एंट्री करके रहेगा, राइट? यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे फ्लूइड हमेशा इस कंडीशन में एंट्री करके रहेगा, लेकिन इसके ऊपर में नहीं जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व, राइट? फ्लूइड जब ये पाइपलाइन के अंदर अगर मान लो प्रेशर मेरा 50 बार मेरा मैक्सिमम प्रेशर है, तो जब भी ये 50 बार मेरा मैक्सिमम प्रेशर रहेगा, तो ये पाइपलाइन से कंटीन्यूअस मेरा फ्लूइड पास होगा, एक्चुएटर में जाएगा, टैंक में जाएगा, हाइड्रोलिक पंप में जाएगा, फिर वो एक्चुएटर में जाएगा, फिर एक्चुएटर से टैंक में जाएगा, ये प्रोसीड्यूर कंप्लीट होगा। लेकिन ये अगर 50 बार की टाइम पे जब वो फ्लूइड पास करेगा, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे आगे घुसा हुआ रहेगा, मतलब एंट्री करके रहेगा, राइट? लेकिन वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाइन के पाइपलाइन के अंदर प्रेशर मैक्स ज्यादा नहीं है, या तो प्रीसेट प्रेशर से या रिक्वायर्ड प्रेशर से मैक्सिमम नहीं गया है, या ओवरफ्लो प्रेशर नहीं हुआ है, इसीलिए वो ये जो यहाँ पे जो बॉल रहता है, पॉपेट बॉल रहता है, वो बॉल को फोर्स क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन जब भी वो प्रेशर बढ़ जाएगा, तब भी यहाँ पे इस लाइन से ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करेगा, पॉपेट बॉल के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, पॉपेट बॉल ऊपर की तरफ जाएगा, स्प्रिंग के साथ बाइस्ड है, इसीलिए पॉपेट बॉल जब ऊपर की तरफ जाएगा, उस टाइम मेरा यहाँ पे जो बाईपास है वो फ्लूइड यहाँ से निकल के बाईपास होके फिर टैंक में आएगा, फिर टैंक से हाइड्रोलिक पंप में जाएगा, फिर हाइड्रोलिक पंप से वो एक्चुएटर में जाएगा। अब मैं देखूंगा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। Spring force holding the valve closed is opposed by the system hydraulic pressure. The cracking pressure is the minimum pressure at which the valve will begin to open. This pressure is set by changing the tension in the spring using an adjusting nut or knob. ये जो रोटेट किया ये मेरा एडजस्टेबल स्क्रू है। Under the cracking pressure, the valve remains closed. If the hydraulic pressure increases even a small amount beyond this level, the valve begins to open and fluid begins to trickle through. The pressure at which the valve is fully open is called the full relief valve pressure and is higher than the cracking pressure. When the hydraulic fluid
now it is pilot operated pressure relief valve. डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व का हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देखें, और ये है अभी मेरा पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व, जो मेरा किस तरीके से काम करता है। पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व को हम लोग हमेशा टू स्टेज प्रेशर रिलीफ वाल्व बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉपेट रहता है और एक मेरा मेन पॉपेट रहता है, और ऊपर में मेरा पायलट पॉपेट रहता है। पायलट पॉपेट का जो एडजस्टेबल स्क्रू है, उस एडजस्टेबल स्क्रू के द्वारा हम लोग उस पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व के अंदर जो मेरा क्रैकिंग प्रेशर है वो क्रैकिंग प्रेशर मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व का नॉब को अगर मैं टाइट करूंगा तो वहां पे मेरा क्रैकिंग प्रेशर सेट होता है पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, ये एडजस्टिंग नॉब है, इसको अगर मैं रोटेट करूंगा, क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये अंदर की तरफ एंट्री करेगा, और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये बाहर की तरफ एंट्री करेगा। जब ये अंदर की तरफ रोटेट करेगा तो इसमें क्रैकिंग प्रेशर क्रिएट करता है। क्रैकिंग प्रेशर मतलब क्या होता है? क्रैकिंग प्रेशर इज कॉल्ड दैट प्रेशर इन व्हिच प्रेशर द वाल्व इनिशियली ओपन बाय द हाइड्रोलिक फ्लूइड। अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड का थोड़ा सा प्रेशर अगर लाइन में, पाइपलाइन में अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है रिक्वायर्ड प्रेशर से, तो मेरा ये वाल्व ओपन होता है। तो वो जो जिस प्रेशर में वो पहला बार वाल्व ओपन होता है उसको हम लोग क्रैकिंग प्रेशर बोलते हैं। ये क्रैकिंग प्रेशर, ये जो एडजस्टिंग वाल्व है, इस एडजस्टिंग वाल्व के द्वारा हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं क्रैकिंग प्रेशर को। और इसको हम लोग टू स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मेन पॉपेट रहता है, मेन स्प्रिंग रहता है, और एक पायलट पॉपेट रहता है, पायलट स्प्रिंग रहता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो अंदर का जो कंस्ट्रक्शन वो कैसे होता है। ठीक है, वो कैसे है और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। Pressures and flows. It's also much smaller than direct acting valves rated for the same pressure. This valve has two stages. The first stage is composed of the main valve with a poppet and spring large This enough is called main poppet. According to my construction diagram, this is my main poppet, this is my main spring, this is my pilot poppet, this is my pilot poppet जहाँ पे मैंने arrow दिया हो, this is my pilot poppet and this is my pilot spring and this is my adjustable screw. Okay, and this is the tank return जहाँ से मेरा fluid return होगा। मैं और एक बार working principle समझा दे रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग ध्यान देना। जब भी मेरा फ्लूइड आई मीन लाइन प्रेशर से मेरा ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो फ्लूइड यहाँ पे अंदर एंट्री। अच्छा स्टूडेंट्स, तुम लोगों को मेरा स्क्रीन का कर्सर शो हो रहा है? यस सर। हाँ सर, शो हो रहा। कर्सर शो हो रहा है ना? यस सर। अभी कितना कर्सर शो हो रहा है? 2 कर्सर शो हो रहा है या 1 कर्सर शो हो रहा है? दो। यस सर, 2 कर्सर। ठीक प्लीज स्टडी करेगा। देखो यहाँ पे एक स्मॉल ऑरिफिस लाइन दिया गया है, ध्यान देना। ये मेरा मेन पॉपेट है जो मेरा ब्राउन कलर में दिया गया है। ठीक है, लेकिन इस पॉपेट के अंदर एक स्मॉल ऑरिफिस दिया गया है जहां से फ्लूइड पहले एंट्री करेगा। जहां से फ्लूइड एंट्री करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद यहाँ पे एक ऑरिफाइस दिया गया है, ये ऑरिफाइस से वो फ्लूइड एंट्री करेगा। एंट्री करके यहाँ पे जब वो स्टोर होगा। जब भी यहाँ पे स्टोर होता जाएगा कंटिन्यूअसली, तो यहाँ का फ्लूइड क्या करेगा? इस पॉपेट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। जब भी ये पॉपेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ये पॉपेट इधर की तरफ इस साइड में मोशन में आएगा, और जब भी ये इस साइड मोशन में आएगा तब यहाँ पे एक ब्लैंक वैक्यूम क्रिएट होगा। तो वो फ्लूइड क्या करेगा? वो वैक्यूम के थ्रू से आके यहाँ पे जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के थ्रू से वो नीचे की तरफ चल जाएगा। ठीक है, तो जब इस कंडीशन में ये प्रेशर, जब यहाँ पे मान लो फ्लूइड यहाँ पे स्टोर हो रहा है और मेरा पॉपेट यहाँ पे राइट साइड में नहीं गया है, इसका मतलब है यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, ये दोनों एरिया का प्रेशर सेम है, इसीलिए ये वाला पॉपेट ऊपर की तरफ नहीं उठता है। कंटिन्यूअसली फ्लूइड अंदर की तरफ जाता है, यहाँ पे फोर्स क्रिएट करता है इस पॉपेट के ऊपर जो मेरा पायलट पॉपेट है। पायलट पॉपेट को राइट साइड में मूव करने की कोशिश करता है। जब पायलट पॉपेट राइट साइड में मूव होता है तो वो फ्लूइड यहाँ से रिलीज होते हैं, ये पाइपलाइन से निकल जाता है। जब भी वो फ्लूइड रिलीज होकर ये पाइपलाइन से निकल जाता है तो यहाँ का जो एरिया का जो प्रेशर है, वो फ्लूइड का प्रेशर घट जाता है क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिलीज फ्रॉम दिस साइड एंड इट विल गो टू द टैंक, राइट? इट विल रिटर्न टू द टैंक। सो इस एरिया का जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। तो बट इस एरिया का जो प्रेशर है वो प्रेशर तो बढ़ा हुआ है, वो तब क्या करेगा? इस पॉपेट को ओपन कर देगा। ओपन जब करेगा, ये स्प्रिंग के द्वारा कंप्रेस्ड होगा और ये पॉपेट ओपन ऊपर की तरफ चल जाएगा। जब भी ऊपर की तरफ चल जाएगा तो ये जो प्लेस है जो अभी पॉपेट के द्वारा ब्लॉक हुआ है वो ओपन हो जाएगा और फ्लूइड डायरेक्टली यहाँ से टैंक तक रिटर्न कर जाएगा। सो दिस इज द एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व। नाउ आई विल सी हाउ दिस पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व वर्क्स इन द वर्किंग एनिमेशन। maximum flow rating of the valve. The second stage is composed of a much smaller direct acting pilot valve, which includes a pilot relief poppet
This smaller relief valve is usually mounted crosswise on the main valve body. As long as pump line pressure is less than the relieving pressure set on the control knob. फिर से ध्यान देना थोड़ा सा किस तरीके से ऑरिफिस के अंदर से घुसा, ओके। और एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, फ्लूइड किस तरीके से ऑरिफिस के अंदर घुस के यहाँ पे स्टोर हुआ। जब भी यहाँ पे स्टोर होगा यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट करेगा, और जब भी यहाँ पे फोर्स क्रिएट करेगा तो ये पॉकेट में राइट साइड में मोशन देगा, ओके। Since these pressures are equal, there is no pressure drop from one side to the other, and the main pocket also remains closed. When line pressure increases higher than the relieving pressure, the pilot relief valve moves to its open position. This allows fluid to flow from the pressure side through the orifice and across the pilot relief valve to the tank. Once the pilot valve is open, there is now a pressure drop across. जब भी यहाँ पे पायलट वाल्व से देखो, अभी पायलट वाल्व ओपन हो गया तो फ्लूइड मेरा इस वे से मेरा निकल जा रहा है, तब यहाँ पे एक प्रेशर ड्रॉप हुआ, मतलब इस एरिया का प्रेशर रिलीज हो गया, कम हो गया, इस एरिया का फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तब ये पॉकेट के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा तो पॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाला एरिया ब्लैंक होगा तो यहाँ से फ्लूइड टैंक में जाकर रिटर्न करेगा। With a higher pressure on the pump line side. This causes the main pocket to move, allowing full flow through the relief valve. The same is true in reverse. As the pump line pressure decreases below the relief pressure set by the adjustment knob, the pilot valve will close. This allows the main spool to close and restores a balance of pressure. Relief valves can be used anywhere in a hydraulic circuit where it's necessary to. Now these are the advantages of the direct acting and pilot operating advantage. First of all, direct acting pressure relief valve का जो प्रॉब्लम है कि वो कम प्रेशर में, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो के लिए यूज होता है, बट लार्ज अमाउंट फ्लूइड के लिए हम लोगों को यहाँ पे ये जो स्प्रिंग का जो मेरा क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा करना पड़ता है लार्ज अमाउंट प्रेशर और लार्ज अमाउंट फ्लूइड के लिए। इसके वजह से जो पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो प्रेशर रिलीफ वाल्व का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से उसको हम लोग कोई ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में पाइपलाइन के साथ अटैच नहीं कर पाते क्योंकि वेट बैलेंस नहीं होता है। इसीलिए हम लोग ये पायलट ऑपरेटेड एडवांटेज वाल्व, पायलट ऑपरेटिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व को यूज करते हैं, जहां पे ये स्प्रिंग का जो डायमीटर है ये कंपैरिजन टू डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व से कम होता है, स्प्रिंग का जो एरिया है, और यहाँ पे बहुत कम प्लेस में और बहुत कॉम्पैक्ट एरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड का प्रेशर और लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड का फ्लो रेट यहाँ पे हैंडल होता है। मुकेश, क्या क्वेश्चन है? सर थोड़ा सा पीछे कीजिए ना सर। डायरेक्ट एक्टिंग ये ठीक है, पायलट ऑपरेटिंग का दिखा रहा। जहां पे सिर्फ पायलट ऑपरेट का दिखाया गया। हाँ ओके, ये वाला यस सर। ओके, क्रिएट करेगा, और जब भी यहाँ पे फोर्स क्रिएट करेगा तो ये पॉकेट में राइट साइड में मोशन देगा, ओके। Since these pressures are equal, there is no pressure drop from one side to the other, and the main pocket also remains closed. When line pressure increases higher than the relieving pressure, the pilot relief valve moves to its open position. This allows fluid to flow from the pressure side through the orifice and across the pilot relief valve to the tank. Once the pilot valve is open, there is now a pressure drop across. जब भी यहाँ पे पायलट वाल्व से देखो, अभी पायलट क्वेश्चन आया है यहाँ प्रेशर ड्रॉप कैसे होता है? परमेश्वर, हाँ सर। ओके, यही क्वेश्चन है ना, प्रेशर ड्रॉप कहाँ पे कैसे होता है? हाँ सर। एक्चुअली तुम ये सिचुएशन को फील करो कि जब मेरा ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन से जब मेरा फ्लूइड पास नहीं कर रहा है, स्क्रीन पे देखना, अपना मोबाइल स्क्रीन पे देखना, जब ये पाइपलाइन से फ्लूइड पास नहीं करता है, इसका मतलब जब ये पॉकेट जब मेरा राइटवर्ड मूवमेंट नहीं करता है, राइट, दैट कंडीशन में इस एरिया का प्रेशर और इस एरिया का प्रेशर इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद वो कंटिन्यूअसली जब मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये ऑरिफिस के थ्रू से यहाँ पे एंट्री कर रहा है और ये यहाँ पे स्टोर होता जा रहा है, तो इस पॉकेट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है,
जिसके वजह से पॉपेट तुम्हारा क्या हो रहा है, एडजस्टमेंट नॉब के थ्रू से बायस्ड है, तो वो राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि उस टाइम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि कंटिन्यूअस वे में फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो जब भी ये पॉपेट मूव करना शुरू करेगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या करेगा, बाईपास होके इस पाइपलाइन से टैंक में वापस आ जाएगा। अब एक चीज सोचो कि एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर एक 10 लीटर का फ्लूइड था और उसमें मैंने एक छोटा सा होल कर दिया, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इस क्लोज कंटेनर से बाईपास हो गया, तो उस क्लोज कंटेनर के अंदर फ्लूइड का प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? परमेश्वर, घटेगा सर। घटेगा। ठीक सेम सिचुएशन होता है यहाँ पे, जब मेरा फ्लूइड पायलट पॉकेट वाल्व के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और पॉकेट वाल्व मेरा डिस्प्लेसमेंट होना शुरू होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड ये बाईपास के पाइप से वो निकल जाता है बाहर, डिस्चार्ज आउटलेट में डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और जब भी वो रिड्यूस हो जाता है तब यहाँ का जो प्रेशर, यहाँ का प्रेशर से मतलब डाउनवर्ड सेक्शन का जो प्रेशर है और अपवर्ड सेक्शन का प्रेशर से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए वो पॉपेट के ऊपर फोर्स एक्टिंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो पॉपेट अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है। Am I clear? यस सर। Okay. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बल्ब ओपन हो गया तो फ्लूइड मेरा इस वे से मेरा निकल जा रहा है, तब यहाँ पे एक प्रेशर ड्रॉप हुआ, मतलब इस एरिया का प्रेशर रिलीज हो गया, कम हो गया, इस एरिया का फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तब ये पॉपेट के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो पॉपेट ऊपर की तरफ जाएगा और ये वाला एरिया ब्लैंक होगा, तो यहाँ से फ्लूइड टैंक में जाकर रिटर्न करेगा। with a higher pressure on the pump line side. This causes the main pocket to move, allowing full flow through the relief valve. सर यही वाला समझ में नहीं आया सर यहाँ पे। बोलो क्या सवाल है, पूछो, क्या समझ में नहीं आया, सवाल पूछो। जो ऊपर उठ जा रहा है ना सर, ये पॉपेट जो ऊपर उठ जा रहा है, यहीं पे समझ नहीं आया सर। ओहो, तुम एक चीज सोचो, मान के चलो पहला कंडीशन में, इस कंडीशन में पॉपेट के ऊपर 3 कंडीशन शो कर रहा हूं, इस कंडीशन में पॉपेट के ऊपर इस एरिया में जो मैं जहां पे मेरा कर्सर में रोटेट कर रहा हूं, इस एरिया में प्रेशर है 10 बार, ठीक है। ऊपर में भी फ्लूइड ऑरिफाइस के थ्रू से एंट्री किया, पॉपेट के यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है और पॉपेट के यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी यहाँ का प्रेशर है 10 बार, ठीक है, यहाँ का प्रेशर भी 10 बार है, यहाँ का प्रेशर भी 10 बार है, ठीक। जब यहाँ पे पॉपेट में प्रेशर क्रिएट करते हुए, सेकेंड कंडीशन 10 बार फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है जब मेरा पॉपेट राइटवर्ड मूवमेंट शुरू किया तो 10 बार का प्रेशर से सर्टेन फ्लूइड क्या हुआ, वो बाईपास होके निकल गया, तो यहाँ का प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन का प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा सर। घटेगा। जब भी ऊपर वाला प्रेशर घटा, मान के चलते 8 बार हो गया यहाँ का प्रेशर, जब भी यहाँ पे 8 बार हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये 10 बार का फ्लूइड तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली 10 बार होने का कोशिश करेगा। लेकिन ये जो 2 बार का डिफरेंस होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, जो 2 बार का डिफरेंस होता है, जब ये फ्लूइड बाईपास हो जाता है तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा, यहाँ का प्रेशर कम, और फ्लूइड का प्रेशर इस पॉपेट के ऊपर भी तो पड़ रहा है ना। जब तक वो प्रेशर इक्वल था, जब तक पॉपेट मूवमेंट नहीं हुआ, तब तक दोनों एरिया का प्रेशर सेम था, तो इसीलिए पायलट मूवमेंट नहीं हुआ, सॉरी ये जो मेन पॉपेट है, मेन पॉपेट का मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन जब भी ये पायलट का मूवमेंट हुआ, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड बाईपास हुआ, यहाँ का प्रेशर 10 बार से 8 बार हुआ, तब भी यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज यहाँ का प्रेशर तो 10 बार ही है। तो उसी टाइम सर्टेन ऑफ फ्रैक्शन सेकेंड में ये पायलट के ऊपर 10 बार प्रेशर पड़ता है और यहाँ पे 8 बार रहने के कारण से ये पायलट के ऊपर थ्रस्ट पड़ता है, अपवर्ड थ्रस्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ये पॉपेट मेरा ओपन हो जाता है, मतलब पॉपेट अपवर्ड डायरेक्शन में चल जाता है। और जब भी ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ का एरिया का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड इस बाईपास से टैंक में रिटर्न होता है। Am I clear, मुकेश? यस सर। अब क्लियर हुआ ना? ठीक है। जब भी यहाँ पे पायलट वाल्व से देखो, अभी पायलट वाल्व ओपन हो गया तो फ्लूइड मेरा इस वे से मेरा निकल जा रहा है, तब यहाँ पे एक प्रेशर ड्रॉप हुआ, मतलब इस एरिया का प्रेशर रिलीज हो गया, कम हो गया, इस एरिया का फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तब ये पॉपेट के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, तो पॉपेट ऊपर की तरफ जाएगा
और ये वाला एरिया ब्लैंक होगा, तो यहाँ से फ्लूइड टैंक में जाकर रिटर्न करेगा। With a higher pressure on the pump line side. This causes the main poppet to move, allowing full flow through the relief valve. The same is true in reverse. As the pump line pressure decreases below the relief pressure set by the adjustment knob, the pilot valve will close. This allows the main spool to close and restores a balance of pressure. Relief valves can be used anywhere in a hydraulic circuit where it's necessary to. Now these are the advantages of the direct acting and pilot operating advantage. First of all, direct acting pressure relief valve का जो प्रॉब्लम है कि वो कम प्रेशर में, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो के लिए यूज होता है, बट लार्ज अमाउंट फ्लूइड के लिए हम लोगों को यहाँ पे ये जो स्प्रिंग का जो मेरा क्रॉस सेक्शन है वो ज्यादा करना पड़ता है लार्ज अमाउंट प्रेशर और लार्ज अमाउंट फ्लूइड के लिए। इसके वजह से जो पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व है वो प्रेशर रिलीफ वाल्व का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से उसको हम लोग कोई ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में पाइपलाइन के साथ अटैच नहीं कर पाते क्योंकि वेट बैलेंस नहीं होता है। इसीलिए हम लोग ये पायलट ऑपरेटेड एडवांटेज वाल्व, पायलट ऑपरेटिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व को यूज करते हैं, जहां पे ये स्प्रिंग का जो डायमीटर है ये कंपैरिजन टू डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व से कम होता है, स्प्रिंग का जो एरिया है, और यहाँ पे बहुत कम प्लेस में और बहुत कॉम्पैक्ट एरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड का प्रेशर और लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड का फ्लो रेट यहाँ पे हैंडल होता है। ठीक है, Exceeding a maximum level. Advantages of direct acting valves are their low cost and fast response times to pressure spikes. Pilot operated relief valves are advantageous due to their smaller size and ability to work with higher system pressures and higher flows. Smaller size. so now I think तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व किस वे में काम करता है और पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व किस वे में काम करता है, राइट। तो अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट सीक्वेंस वाल्व में किस तरीके से काम होता है वो हम लोग ध्यान देंगे। तो कोई स्टूडेंट मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दो ना, कोई स्टूडेंट मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दो ना। तो हम लोग अभी सीक्वेंस वाल्व का वर्किंग एनिमेशन देखेंगे कि सीक्वेंस वाल्व में किस तरीके से काम होता है और कौन सा वे सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, कोई स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट भेज दो। आदित्य कोई थोड़ा स्क्रीनशॉट भेज दो ना। भेज दे रहे सर। देखो यहाँ पे दो ऑपरेशन दिखाया गया है। ये मेरा क्लैंप सिलेंडर है, ये क्लैंप सिलेंडर क्या किया, ये जो मेरा रेड कलर का वर्क पीस को मैंने क्लैंप किया है, और ये जो बेंड सिलेंडर है ये मेरा वर्क पीस को बेंड कर रहा है। मैं और एक बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो ये मेरा क्लैंप सिलेंडर है, वर्क पीस आया, क्लैंप सिलेंडर इसको क्लैंप किया, बेंड सिलेंडर नीचे आके इसको बेंड किया है। अब इसमें हाइड्रोलिक सर्किट में कैसे काम करते हैं वो हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जब काम होता है तब सीक्वेंस वाल्व ये दोनों वर्किंग प्रिंसिपल को, दो ऑपरेशन को किस तरीके से हैंडल करता है। ठीक है, सो नाउ दिस इज द सीक्वेंस वाल्व, जहां पे मेरा एक है मेरा ये बेंड सिलेंडर और एक है ये मेरा क्लैंप सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व दिया गया है और यहाँ पे एक एडजस्टिंग स्क्रू भी दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से काम होता है। देखो पंप रोटेट करता है, दिस इज डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, मतलब इसका पिछले वाला लेक्चर में मैंने दिखाया था। जब मेरा पायलट पंप मेरा ओपन हुआ तो मेरा फ्लूइड जा रहा है, फ्लूइड जाके देखो इस ढंग से मेरा गया फ्लूइड, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया, ये स्ट्रेट जाके पोर्ट ए क्लैंप सिलेंडर में आएगा, राइट। क्लैंप सिलेंडर में जब यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर पहुंच जाएगा, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ उसके बाद में फिर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे क्या है, मैं और एक बार सीक्वेंस वाल्व को समझा दे रहा हूँ। सीक्वेंस वाल्व में क्या होता है कि फ्लूइड पहले ये जो मेरा इनलेट है, यहाँ से फ्लूइड डायरेक्ट यहाँ पे पास करेगा, करके क्लैंप सिलेंडर का जो मतलब पिस्टन है उसको मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचाएगा। जब यहाँ से डायरेक्टली पोर्ट ए से फ्लूइड पास कर रहा है
उस टाइम वो फ्लूइड ऊपर की तरफ नहीं जाएगा या पॉपेट को ऊपर की तरफ नहीं फेंकेगा, जिसकी वजह से वो फ्लूइड पोर्ट बी बेन सिलेंडर में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इनलेट से मेरा पोर्ट ए तक पहुंचेगा। जब ये पिस्टन मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच जाएगा तो यहाँ पे उसका फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब भी यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो इनलेट से जो फ्लूइड कंटिन्यूअसली आ रहा है वो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। जब इस पोर्शन में प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये पॉकेट मेरा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग से अटैच्ड है। जब ये पॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा वो फ्लूइड जाके पोर्ट बी के थ्रू से बेन सिलेंडर में आएगा, और बेन सिलेंडर में आने के बाद इसको मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचाएगा, और उसके बाद वो फ्लूइड यहाँ से वापस आएगा, और यहाँ से फ्लूइड वापस आने के बाद डायरेक्ट वो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से जाके वो टैंक में रिटर्न करेगा। ये है मेरा सीक्वेंस वाल्व का वर्किंग प्रिंसिपल। अब मैं स्टार्ट करूंगा, देखो कैसे होता है। ये मेरा पाम रोटेट कर रहा है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में देखो यहाँ से डायरेक्ट फ्लूइड गया, फ्लूइड जाके इसको मैक्सिमम पोजीशन में लेके गया है। जब भी यहाँ पे फ्लूइड मैक्सिमम पोजीशन में लेके गया, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया। उसके जब ये बढ़ेगा तब ये स्पूल ऊपर की तरफ गया, और फ्लूइड यहाँ से पोर्ट बी में जाके बेन सिलेंडर में गया, और बेन सिलेंडर में काम किया। बेन सिलेंडर में जाके जब काम हो गया, एक्सटेंड द बेन सिलेंडर, बेन सिलेंडर एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंड बेन सिलेंडर एक्सटेंड हुआ, तब फ्लूइड यहाँ से मेरा फिर वापस आके डायरेक्ट वो टैंक में पहुंचेगा। इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें फिर से वो वापस आया। देखो मेरा फ्लूइड यहाँ से जा रहा है, जाके मेरा फ्लूइड पूरा वापस आया। यहाँ पे देखो सीक्वेंस वाल्व का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। सर्किट डायग्राम थोड़ा ध्यान देना किस ढंग से काम हो रहा है। देखो ये इस तरीके से शिफ्ट होगा। ये मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है डीसीबी। ये डीसीबी जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तब फ्लूइड यहाँ से पहले क्लैंप सिलेंडर में पहुंचेगा, क्लैंप सिलेंडर का सिलेंडर को मैक्सिमम पोजीशन में लेके जाएगा, फ्लूइड वापस आएगा, वापस या जब भी फ्लूइड में क्लैंप सिलेंडर में लेके चल जाएगा तब वो वापस आएगा। वापस आने के बाद डायरेक्शनल ये सीक्वेंस वाल्व के थ्रू, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के थ्रू से वो फिर वापस टैंक में आएगा। देखो ये मेरा सीक्वेंस वाल्व है, ये मेरा नॉन रिटर्न वाल्व। तो मेरा था सीक्वेंस वाल्व का ऑपरेशन। अब मैं देखूंगा और एक सीक्वेंस वाल्व का वर्किंग प्रिंसिपल, ताकि और भी अच्छे से हम लोगों को समझ में आए। ठीक है, कौन सा वाला देखें? देखते जो ये वाला देखते। साथ ही साथ ये चांसेस रहेंगे करना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी के पार्ट्स दे रखे हैं। आप यहाँ पे इन्हें मैं बात करूँ कि एक सेकंड वॉल्व क्या होता है, किसको कहते हैं, तो है ना, बेसिक का जो वॉल्व इज प्लेस्ड इन अ सच मैनर दैट इट विल एक्चुएट द ऑपरेशन इन अ सीक्वेंस। ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस वाल्व को मैं वर्टिकली दिखाया था, ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो गया है, और यहाँ से मेरा फ्लूइड का प्रेशर निकल रहा है। फ्लूइड का प्रेशर निकल के यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है मतलब ये मेरा क्लैंप सिलेंडर है। यहाँ पे जो मेरा फ्लूइड प्रेशर 1 P1 इनलेट से मेरा फ्लूइड स्ट्रेट आया, यहाँ पे आया, इसको मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचा है। जब भी यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचा है तो यहाँ पे मेरा फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फ्लूइड यहाँ से बाईपास होगा, बाईपास होकर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ये मेरा ऊपर की तरफ जाएगा। जब भी ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ का जितना फ्लूइड वो जाके यहाँ से मेरा सेकेंड जो मेरा है, मतलब जो बेंडिंग सिलेंडर है या तो मेरा कंस्ट्रक्शन में जो ड्रिलिंग सिलेंडर है वहां पे पहुंचाएगा। वहां पे पहुंचने के बाद फिर एक्चुएटर को मैक्सिमम पोजीशन तक लेके जाएगा, फिर फ्लूइड वो वापस आके मेरा टैंक में वो जम जाएगा। It is a school operating wall in which live file blank is used to build up places इसे build up school तो इसमें हो गया enter input to operate the school को एक डायग्राम बना करके दिखाया है, जहाँ मैंने कोशिश करी कि आपको इसको अच्छे तरीके से समझा दूँ कि सीक्वेंस वॉल कैसा होता है, ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देखते हैं तो मैं आपको बताऊँ कि this wall is very placed in the wall path of two actuator। आप यहाँ पे दो actuator देख रहे हैं और ये साथ ही साथ सीक्वेंस वॉल है
जो कि ऑयल का जो पार्ट है उसके बीच में लगा हुआ है, where space is desired. When the first actuator completes its operation, the oil will flow toward the inlet of the second valve, taking it in the pipeline and as the pressure from one side of the spool. The spool moves upward when sufficient pressure is built up and connect inlet port towards subcircuit port to supply oil to another actuator. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है ये वर्क पीस को क्लैंप कर लिया है, यानी कि यहाँ पे आपका एक जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा कि ऑयल जो है वो सीक्वेंस वाल्व में एंटर करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक अंदर पाइप लाइन से इसको पे दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही वहाँ पे प्रेशर बनाएगा तो इसके आगे की जो लाइन है, जो आगे का पोर्ट है वो खुल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे ड्रेन लाइन है, फिर ये जो दूसरा सीक्वेंस है वो इसके बाद क्या होगा कि वर्क पीस में ड्रेन का वर्क होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक के बाद एक दूसरा काम है कि सीक्वेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसको सीक्वेंस वाल्व बोलते हैं। तो दोस्तों हम आते हैं इसके सिंबल कि इसका सिंबल कैसा होता है, किस तरीके से बनता है। आप ये मेरा सीक्वेंस वाल्व का सिंबल है, ठीक है, ध्यान देना, ये मेरा सीक्वेंस वाल्व का सिंबल है। जो ऑयल होता है वो पीछे इधर पीछे क्या होगा कि यहाँ से एंटर करेगा और इधर एक्चुएटर की होकर यहाँ पे दूसरी तरफ जाएगा। साथ ही साथ जो ऑयल होगा, जो जैसे कि अगर मीटिंग मान लीजिए हो गया, ज़्यादा प्रेशर हो गया तो वो यहाँ से रिजर्वायर में आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई वीडियो पसंद आई है तो आपसे तो आई थिंक तुम लोग को ये सीक्वेंस वाल्व के बारे में भी क्लियर आइडिया हो गया होगा। तो अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है कि कंस्ट्रक्शन या सर्किट डायग्राम को लेकर अगर कोई भी डाउट रहता है तुम लोगों को, तो मेरा जूम क्लास में तुम लोग अपना डाउट को क्लियर कर। Okay, so this is the class regarding the working animation of the pilot operated and direct acting pressure. This was the class of regarding direct acting pressure relief valve, pilot operating pressure relief valve and sequence valve का जो working animation था उसके ऊपर क्लास था। हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, राइट। जैसे डायरेक्ट एक्टिव प्रेशर रिलीफ वाल्व था वैसे ही प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या होता है और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के साथ प्रेशर रिलीफ वाल्व का क्या डिफरेंस होता है, वो सारा चीज हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे, राइट। और अभी क्वेश्चन आया है, डाउट क्वेश्चन क्या आया है, डाउट क्वेश्चन सर एक बार सिंबल अच्छे से डिस्कशन कर दीजिए। सिंबल अच्छे कौन सा मुकेश, किस चीज का सिंबल तुमको डिस्कशन करना है, कौन सा सिंबल? जो सीक्वेंस का था ना सर, सीक्वेंस का जो सर लास्ट में जो सिंबल आया था वो वाला चीज को क्या वीडियो ओपन करके दिखा दे? यस सर। ओके ठीक। ये मेरा सीक्वेंस वाल्व का सिंबल है, ठीक है, ध्यान देना, ये मेरा सीक्वेंस वाल्व का सिंबल है। देखो ये सिंबल जो है ये सीक्वेंस वाल्व का सिंबल है, इसमें किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल P टू A में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्चुएटर शो नहीं किया गया है, बट मैं अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। फर्स्ट प्रेशर पोर्ट से एक्चुएटर पोर्ट में जा रहा है, P टू A में जा रहा है, इसका मतलब पहले फ्लूइड डायरेक्टली P2 जो मेरा फर्स्ट सिलेंडर है या फर्स्ट एक्चुएटर है जस्ट लाइक अ क्लैंपिंग सिलेंडर, उसमें फ्लूइड जाके क्लैंप करवाने में मदद कर रहा है, राइट। जब मेरा यहाँ पे P2A में जाके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाता है फर्स्ट सिलेंडर का, तो उस टाइम इस पोर्शन में प्रेशर जोन बढ़ता है, प्रेशर जो है फ्लूइड का उस पोर्शन में बढ़ता है। तो उस टाइम ये बाईपास होके यहाँ पे एक जो पॉकेट लगा हुआ रहता है, राइट, वो पॉकेट को वो ओपन करता है, पॉकेट को धक्का मारता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है
वो प्रेशर बढ़ने की वजह से वो यहाँ पे पॉपेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट ज्यादा करना शुरू करता है, जिसकी वजह से पॉपेट ओपन होता है। तो पॉपेट ओपन होने के बाद वो फ्लूइड यहाँ से डायरेक्ट जाके ये वाला पाइपलाइन पे आता है। ये वाला पाइपलाइन क्या काम करता है, ये वाला पाइपलाइन के साथ बेंडिंग सिलेंडर बोलो, ड्रिलिंग सिलेंडर बोलो, जो दूसरा मेरा ऑपरेशन, जो सेकेंड ऑपरेशन है, वो सेकेंड ऑपरेशन वाला सिलेंडर अटैच रहता है। तो यहाँ का जो फ्लूइड जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो फ्लूइड यहाँ पे इस तरीके से पॉपेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और पॉपेट से बाईपास होके, पॉपेट लाइन से बाईपास होके वो जाके डायरेक्ट क्लैंपिंग या बेंडिंग सिलेंडर में प्रवेश करता है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल सिंबल ऑफ द सीक्वेंस बल्ब। एम आई क्लियर मुकेश? Yes, sir. Clear. So now, students, do you have any doubt regarding this video lecture? Do you have any doubt? Any students have any doubt? Any students have any doubt? If you have no doubt, tell me no, sir. We have no doubt. किसी को कोई डाउट है? सूरज, शुभम, राहुल, मासूम, लाकी, सूरज, गौतम, अमन, आदित्य, अलगगिरी, किसी को कोई डाउट है? No, sir. बाकी स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो ये वाला क्लास का जो वीडियो है, ये वाला वीडियो मैं अभी तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दे रहा हूँ। और शनिवार को एक असाइनमेंट दिया गया था डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व डीसीबी का वर्किंग एनिमेशन के ऊपर। तो वो वर्किंग के ऊपर, डीसीबी के ऊपर एक असाइनमेंट दिया गया था जो इंडस्ट्रियल फील्ड और असाइनमेंट नंबर 3 है। उसका लास्ट सबमिशन डेट है 10 जुलाई को, राइट? जो कमिंग सैटरडे आ रहा है, तो 10 जुलाई तक आईएफपी का असाइनमेंट मूडल में सबमिशन कर देना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सर लाकी बोलो। सर बोल रहे थे वही असाइनमेंट में 5th नंबर क्वेश्चन में 3/3 डीसीबी है, वो तो आपका ई में नहीं था क्या नहीं? सर? 3/3 डीसीबी है ना, वो वाला क्या मतलब नोट्स में नहीं मिला सर वो वाला। तो 3/3 का अगर डीसीबी का अगर नोट्स में नहीं मिला तो एक उसका बस वर्किंग प्रिंसिपल क्वेश्चन में शायद दिया हुआ होगा, राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3/3 डीसीबी। क्वेश्चन में ढूंढे तो थे लेकिन बट नहीं मिला, इसीलिए पूछ रहे थे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3/3 डीसीबी ना। यस सर। तो तुम एक काम करो, YouTube में सर्च करना, ये तुमको बेटर एक्सप्लेनेशन होगा, ये तुमको बेटर एक्सप्लेनेशन। यस सर, YouTube में सर्च सर करना। ये तो थे लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिला, इसलिए पूछ रहे थे सर। यहाँ पे भी नहीं मिला? नहीं मिला था सर, इसलिए पूछ रहे थे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। Three by three, 4/3. ओके, दिखा दे रहा हूं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. 3/3 डीसीबी, ठीक है? सो 3/3 मतलब 3 boxes will be there, okay? 3 boxes will be there. So ये तुम लोगों को शायद दिखाया गया नहीं है। ये एक्चुअली कहाँ पे यूज होता है, वो एक्चुअली तुम लोगों का सिलेबस में 3/3 डीसीबी नहीं है, जो है 3/2 है, 2/2 है, 4/3 है, 5/2 है, ठीक है? लेकिन तुम लोग का सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं है, 3/3 डीसीबी का काम। 3/3 डीसीबी कहाँ पे काम करता है वो मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ। क्या होता है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही रहता है, 1 2 and 3, ओके? सो पहला कनेक्शन यहाँ से इस तरीके का कनेक्शन होता है। मान के चलो ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। लकी दिखाई दे रहा है ना?
यस सर। ठीक है, तो ये मेरा ए बी एंड सी, ओके, ये भी मेरा सेम ए बी एंड सी। तो यहां से कनेक्शन बनता है, फर्स्ट स्लॉट में जो कनेक्शन होता है एक ये है, ठीक है, और या तो ये वाला पार्ट होगा ब्लू कलर में जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, या तो ये वाला पार्ट होगा जो बी से सी की तरफ कनेक्टेड होगा। अगर मैं ये वाला पार्ट को अगर मैं जूम करता हूँ, ये वाला पार्ट को अगर मैं दिखाता हूँ सिर्फ, तो मेरा कनेक्शन कुछ या तो इस तरीके का कनेक्शन होगा, राइट, तब ये वाला पोर्ट बंद रहेगा, या तो ये वाला कनेक्शन इस तरीके का कनेक्शन होगा, इस तरीके का कनेक्शन होगा, ये वाला पोर्ट बंद रहेगा। एक्चुअली मान के चलो मेरा जो एक्चुएटर सिस्टम है, राइट, वो एक्चुएटर सिस्टम में मुझे कभी हाइड्रोलिक ऑयल 220 लेकर काम करना पड़ रहा है, कभी मेरा हाइड्रोलिक ऑयल 350 लेके काम करना पड़ रहा है। ये जो 220 350 है, ये फ्लूइड ऑयल का ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर होता है, ठीक है, ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर के ऊपर डिपेंड करके हाइड्रोलिक ऑयल का स्ट्रेन, उसका लुमिसिबिलिटी, वो हाइड्रोलिक ऑयल का ड्यूरेबिलिटी कितना दिन तक होता है, ये सब के ऊपर डिपेंड करके वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल 220 भी यूज करते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल 350 भी यूज कर सकते हैं, और इससे भी ज्यादा ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी का भी हाइड्रोलिक ऑयल हम लोग यूज करते हैं। तो जब दोनों पोर्ट से अलग अलग हाइड्रोलिक ऑयल मेरा एक ही एक्चुएटर सिस्टम में काम करता है, ध्यान देना, जब दोनों पोर्ट से, ये मेरा दो पोर्ट है, फर्स्ट पोर्ट है, सेकंड पोर्ट है, ये मेरा थर्ड पोर्ट है, तो जब मेरा दोनों पोर्ट से अलग अलग ऑयल मेरा जब ट्रांसफर होता है, उस टाइम हम लोग ये 3x3 डीसीबी डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में काम करते हैं। तो ये 3x3 डीसीबी हमेशा हर इंडस्ट्रियल फ्लूइड एप्लीकेशन सिस्टम में काम नहीं करता है, जहां पे हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल यूज करते हैं एक ही सिस्टम को वर्कआउट करने के लिए, वहां पे हम लोगों को ये 3x3 डीसीबी यूज करना पड़ता है। तो मान के चलो ये मेरा अगर फर्स्ट कंडीशन है, ये मेरा सेकंड कंडीशन है, ये मेरा थर्ड कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन मेरा न्यूट्रल कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन मेरा वर्किंग कंडीशन है। तो मान के चलो मैं हाइड्रोलिक ऑयल 220 और 350 दोनों मिला के काम कर रहा हूँ, तो फर्स्ट कंडीशन में हाइड्रोलिक ऑयल 220 जब जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक पास करेगा, लेकिन उस टाइम ये न्यूट्रल रहेगा, और सेकंड कंडीशन में तीनों पोर्ट न्यूट्रल रहेगा, मतलब तीनों पोर्ट मेरा बंद रहेगा, ठीक है, और ये वाला में क्या होगा, या फेज 1 में या ये कंडीशन भी हो सकता है जहां पे ए से लेकर सी तक फ्लूइड जाएगा, या तो ये कंडीशन भी हो सकता है जहां पे बी से लेकर सी तक फ्लूइड जाएगा। और 3 नंबर में क्या होता है, 3 नंबर से सी से लेकर ए तक भी फ्लूइड आ सकता है, या तो सी से लेकर बी तक भी फ्लूइड आ सकता है। ए फ्लूइड इज डिफाइंड एज हाइड्रोलिक 220 ऑयल के लिए, बी पोर्ट इज डिफाइंड एज फॉर द हाइड्रोलिक 350 ऑयल के लिए। अगर मुझे हाइड्रोलिक 220 के लिए काम करना है तो ए पोर्ट से सी पोर्ट में जाएगा, 1 में, 2 में न्यूट्रल रहेगा, 3 में सी से लेकर ए तक वापस आएगा। और अगर 350 लेकर काम करेंगे तो बी से लेकर सी तक जाएगा, फेज 2 में न्यूट्रल रहेगा, और फेज 3 में सी से लेकर बी तक फ्लूइड मेरा वापस आएगा। Am I clear, लकी? यस सर। अभी इसको तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। यस सर, अब समझ गया। Anybody having any question? Any students having any question? Okay, so thank you everyone for attending class. Tomorrow we will start pressure reducing valve with the difference of pressure relief valve. Okay, आदित्य कुछ बोलना है? No sir. Okay, so thank you everyone for attending class. Bye everyone. Thank you sir.